जय हिंद। रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया जो कि बात करता है कि कैसे जापान चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ में खुद को चेंज कर रहा है, खुद को बदल रहा है। अगर बहुत ब्रीफली बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ और जापान को हरा दिया गया तो जापान अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म, और इस पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म के तहत जापान ने बोला कि अब हम अपनी कोई मिलिट्री मेंटेन करेंगे ही नहीं, एंड जापान बिकेम द प्रोटेक्टरेट ऑफ यूएसए। लेकिन रीसेंट टाइम्स में जापान इज वर्किंग टू बिकम अ मेजर मिलिट्री पावर। ये नया जापान कैसे एशियन जियोपॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा, और इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, उसी सब के बारे में बातचीत करता है ये आर्टिकल। रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन साहब से मिले और अपनी इस मीटिंग के एड्रेस में किशिडा announced the arrival of a new and assertive Japan to the world. जापान is changing. जापान बदल रहा है, जापान की स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। किस तरीके से ये स्ट्रेटजी चेंज हो रही है और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसी सब के बारे में बातचीत करता है ये आर्टिकल। जापान की स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। इन चेंजेस के पीछे के रीजंस क्या हैं उनको जानेंगे। What exactly Japan is doing to become a geopolitical power? Exactly जापान क्या स्टेप्स ले रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे। रीसेंट टाइम्स में जापान के डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। और जापान ये जो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, विल द चेंजेस लास्ट, वहाँ क्या सिनेरियो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इन चेंजेस को लेके जापान की स्ट्रेटजी में ये जो चेंज देखने को मिल रहा है उसको लेके इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया की क्या पोजीशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द चेंजेस दैट आर बीइंग विटनेस्ड इन द स्ट्रेटजी ऑफ जापान। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, और वर्ल्ड वॉर 2 में अपने को पता है कि 2 पावर्स थी, एक थी एक्सिस पावर्स और दूसरी थी अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में एक था इटली, दूसरा था जर्मनी। जर्मनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन लीड कर रहा था, हिटलर। और हिटलर के बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स थे। एक तो हिटलर बात करता था लेबनसरम के बारे में। अगर लेबनसरम को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो हिटलर बेसिकली बात करता था टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, और दूसरा हिटलर बात करता था रेशियल सुपीरियरिटी की। हिटलर के हिसाब से नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हैं वो सबसे सुपीरियर रेस के लोग थे, और जो जूइश लोग हैं वो सबसे खराब रेस के लोग थे। इन एक्सिस पावर्स में इटली और जर्मनी के साथ तीसरी पावर थी जापान, और दूसरी तरफ थे अलाइज। अलाइज में एक थे ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स और चौथा यूएसएसआर। और अल्टीमेटली अपने को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर्स को हरा दिया गया था, मतलब इटली, जर्मनी और जापान को हरा दिया गया था। जापान को जब वर्ल्ड वॉर 2 में हरा दिया गया तो उसके बाद जापान अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म। पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म को जापान ने अडॉप्ट किया, मतलब जापान ने ये बोला कि अब हम अपनी कोई मिलिट्री मेंटेन नहीं करेंगे। इट अवॉइडेड बिल्डिंग सिग्निफिकेंट आर्म्ड कैपेबिलिटी। अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को लिमिट कर दिया जापान ने, और ये बोला कि फ्यूचर में कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जापान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बेसिकली जापान ये कह रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक हमारी जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, हमारी जो मिलिट्री अटैक्स की पॉलिसी थी, उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम रिग्रेट करते हैं, और आगे से हम न किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और ना हम अपनी मिलिट्री बिल्ड करेंगे, हम पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म को फॉलो करेंगे। एक तरफ जापान ने बात करी पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म की, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे मिलिट्री पार्टनर बन जाओ। बेसिकली जापान बिकेम द प्रोटेक्टरेट ऑफ द यूएस। मतलब कल को अगर जापान के ऊपर कोई अटैक करेगा तो कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यूएस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जापान को इसका फायदा भी हुआ, बिकॉज जापान का जो पैसा मिलिट्री के लिए जाना था अब वो बच गया, और जापान ने फोकस करना शुरू किया अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपने टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करने के ऊपर, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को इम्प्रूव करने के ऊपर। और ये देखने को मिला कि बाय 1960s जापान बिकेम अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर। और जैसे ही 1970s आया, जापान बिकेम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बिहाइंड ओनली द यूएस। यूएस के बाद Japan became the world's second largest economy by the 1970s because
मिलिट्री के ऊपर कोई खर्चा ही नहीं था, मिलिट्री का कोई पंगा ही नहीं था। लेकिन आज की डेट में जापान इज ट्राइंग टू बिकम अ मेजर मिलिट्री पावर. It is transforming its famed civilian industrial capability into military industrial complex and turn from being a US protectorate into a American partner and a significant contributor to Asian and Indo-Pacific security. आज की डेट में जापान अपनी स्ट्रेटजी को बदल रहा है, पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म को गिव अप कर रहा है और एक मिलिट्री पावर बनने की तरफ स्टेप्स ले रहा है. अब तक जापान की जो इंडस्ट्रीज सिविलियन इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी में ऑपरेट करती थी, कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ऑपरेट करती थी, वहां अब जापान मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है. अब जापान यूएस के प्रोटेक्टरेट के तौर पे ना रह के अमेरिकन पार्टनर के तौर पे खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है. बेसिकली अपन ने क्या बात करी कि ये जो जापान है, जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया तो इसने अडॉप्ट करी पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म, और इस पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म के तहत जापान ने बोला कि देखो हम अपनी कोई मिलिट्री मेंटेन नहीं करेंगे, हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को लिमिट करेंगे और अब फ्यूचर में कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. दूसरी तरफ से यूएस ने हाथ बढ़ाया और यूएस ने बोला कि हमारे साथ में मिलिट्री अलायंस साइन करो, और इस मिलिट्री अलायंस के तहत जापान बिकेम द प्रोटेक्टरेट ऑफ यूएसए. जापान को इसका फायदा हुआ, जापान ने अपनी पूरी एनर्जी फोकस करी इकोनॉमी को डेवलप करने पे, और 1970s आते आते जापान बिकेम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ओनली आफ्टर द यूएस. लेकिन आज की डेट में जापान इज चेंजिंग इट्स स्ट्रेटजी. दिस इज द सेकंड जापानीज ट्रांजिशन ओवर द लास्ट डेकेड. पिछले दशक में 10 साल में अगर देखा जाए तो ये दूसरी बार जापान जो है वो ट्रांसफॉर्म करने की, चेंज करने की कोशिश कर रहा है. In the mid-2000s, Japan began to articulate ideas for the new security architecture in Asia. For example, Indo-Pacific region, the single most important geopolitical idea of the 21st century. मिड 2000s के आसपास जापान ने बड़ा कीन इंटरेस्ट लेना शुरू किया था एशिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को चेंज करने के लिए. ये जो इंडो पैसिफिक रीजन का कॉन्सेप्ट है, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को इंक्रीज करने का कॉन्सेप्ट है, इसकी बातचीत भी पहली बार किसने शुरू करना किया था? जापान ने शुरू किया था. जापान के जो इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे, लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, ये 2007 में इंडिया विजिट पे आए थे और अपनी इस इंडिया विजिट के दौरान इन्होंने पहली बार बात की अबाउट द स्ट्रेटेजिक यूनिटी ऑफ इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन. इंडो पैसिफिक रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में बातचीत सबसे पहली बार शिंजो अबे ने कब की? 2007 में की, इंडिया विजिट के दौरान. और तब से लेके अब तक जापान ने अपने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खूब इन्वेस्ट किया है टू पॉपुलराइज दिस जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट. ये आइडिया कि इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया कि इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और उसे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इसके लिए जापान एक्टिवली काम कर रहा है. और ऐसा नहीं है कि जापान के इस आइडिया के साथ में लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग इस आइडिया के साथ में जुड़ रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स. ये तो पहला ट्रांजिशन था जापान की स्ट्रेटजी में, जब जापान जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट को पॉपुलराइज कर रहा था, इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के बारे में बातचीत कर रहा था, इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में बातचीत कर रहा था. लेकिन अब रिसेंटली जापान की स्ट्रेटजी में सेकंड ट्रांजिशन, सेकंड टाइम चेंज देखने को मिल रहा है. अब जापान ये कह रहा है कि अब हम डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली ही कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अब हम अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को भी ग्रो करेंगे और रीजनल सिक्योरिटी में मिलिट्री के थ्रू भी कंट्रीब्यूट करेंगे. और इसकी बातचीत कर रहे हैं जापान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर किशिडा. अब सवाल ये आता है कि जापान की ये जो स्ट्रेटजी में चेंज देखने को मिल रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? एक बेसिक आइडिया तो ये है कि यूएस काफ़ी लंबे टाइम से जापान के ऊपर प्रेशर बना रहा है और जापान को ये कह रहा है कि एशिया में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें जापान को मोर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए. लेकिन जापान अब तक इसको अवॉइड कर रहा था बिकॉज जापान बड़ा खुश था अपने इकोनॉमी पे फोकस करने के लिए, अपने इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए. लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में कुछ एक्सटर्नल रीजन्स ऐसे क्रिएट हुए हैं और कुछ इंटरनल रीजन्स ऐसे क्रिएट हुए हैं जिनकी वजह से जापान की स्ट्रेटजी में चेंज देखने को मिल रहा है. एक्सटर्नल रीजन्स क्या हैं? और ये बड़े इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं. एक तो राइज ऑफ चाइना एंड इट्स मिलिट्री असर्शन. चाइना दिन पे दिन ग्रो करता जा रहा है, चाइना की मिलिट्री पावर दिन पे दिन ग्रो करती जा रही है और चाइना के साथ में जापान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में जापान को ज़रूरत है
कि जापान अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करे। दूसरा, डीपनिंग मिलिट्री बॉन्ड्स बिटवीन बीजिंग एंड मॉस्को एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर पॉलिसीज इन द नॉर्थ ईस्ट एशिया। रशिया और चाइना के बीच में टाइज जो हैं मजबूत होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जापान को खतरा है, जापान को डर है। तीसरा, जापान के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया, जो कि डिक्टेटरशिप है, जहां पे मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं और जापान को चाइना से, जापान को रशिया चाइना के बॉन्ड से, जापान को इस नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज से अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है तो अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। और ये तीन चीज़ें तो पहले भी थी, लेकिन बड़ी बात ये हो गई चौथा वाला पॉइंट, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे और यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, तो वो कहते थे कि यार हम जो ये जापान को सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम जो ये मिडिल ईस्ट को सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसमें हमारा खर्चा फालतू का होता है। और वो तो बात करते थे विड्रॉ करने की। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में तो उन्होंने विड्रॉ किया भी है, अफगानिस्तान से विड्रॉ कर ही लिया। तो जापान को ये भरोसे वाला भी डर है कि कल को पता नहीं दोबारा से ट्रंप आ गए और हो सकता है ट्रंप कल को बोल दें इमीडिएटली कि हम तो विड्रॉ कर रहे हैं, तो जापान की तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो जापान उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है कि कल को अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट यूएस में आ गया जो कि जापान की सिक्योरिटी पे खर्चा नहीं करना चाह रहा, जो कि जापान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करना चाह रहा, तो ऐसी सिचुएशन में जापान जो तैयार रहना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सटर्नली 4 रीजंस, चाइना की पावर बढ़ती जा रही है, चाइना रशिया का बॉन्ड और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, और चौथा, ट्रंप जैसे जो लोग प्रेसिडेंट बनते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा ये जो पैसा है देश विदेश में जो सिक्योरिटी पे लगाया जा रहा है वो बेफिजूल में खर्च किया जा रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से भी जापान के अंदर एक फियर डेवलप हो गया। इंटरनली भी जापान में जो कंजर्वेटिव्स हैं वो ये कहते हैं कि यार हमसे जो गलती हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उसके लिए हमने इनफ पे कर दिया है, हमने दिखा दिया है कि हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स रहते हैं, हमने खुद को प्रूव कर दिया है, और अब टाइम है कि हम हमारी सिक्योरिटी के लिए खुद के लिए कुछ स्टेप्स उठाएं, खुद के लिए कुछ करें। और इन दोनों चीज़ों के बैकड्रॉप में जापान में ये रेडिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बात आती है कि व्हाट एग्जैक्टली जापान इज डूइंग टू बिकम अ जियोपॉलिटिकल पावर। एग्जैक्टली जापान ने क्या स्टेप्स लिए हैं, 3-4 स्टेप्स की बात करने अपन। एक तो जापान हैज़ डन अवे विद द हिस्टोरिकल कैप ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर अनऑफिशियली एट 1% ऑफ इट्स जीडीपी। ऑफिशियल तो नहीं था, लेकिन अनऑफिशियली जापान ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे एक लिमिट लगाई हुई थी। जापान अपने जीडीपी का सिर्फ 1% जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्च करता था, लेकिन अब डेटा बताता है वर्ल्ड बैंक का कि 2020 में जापान का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 1% ऑफ द जीडीपी को टच कर गया है, और 2022 में इट वाज 1.1%। मतलब जापान धीरे धीरे अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर किशिडा की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर को लगभग 10 ट्रिलियन येन कर देंगे बाय 2027। और अगर इतना पैसा खर्च कर दिया जापान ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में, तो जापान वुड बी द वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर यूएस एंड चाइना। 10 ट्रिलियन येन अगर 2027 तक, जो कि किशिडा बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर इतना पैसा खर्च कर दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जापान दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर हो जाएगा आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो एक तो ये देखने को मिल रहा है कि जापान अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर की लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, जापान हैज अक्वायर्ड इट्स ओन काउंटर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्रूज मिसाइल्स। बेसिकली जनवरी में जापान ने यूएस के साथ में एक डील साइन करी, और इस डील के तहत जापान ने यूएस से खरीदे 400 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स। और ये जो क्रूज मिसाइल्स हैं ये चाइना नॉर्थ कोरिया के अंदर तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब तक जो जापान कहता था कि हम हमारी मिलिट्री मेंटेन ही नहीं करेंगे, हम हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्चा ही नहीं करेंगे, वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर रहा है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज कर रहा है। तीसरा, जापान कैबिनेट ईज्ड इट्स सेल्फ इम्पोज्ड बैन ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ लीथल वेपन्स टू फ्रेंडली कंट्रीज। अब तक जापान ने खुद के ऊपर एक बैन लगाया हुआ था खुद से ही कि वो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को कोई भी लीथल वेपन्स का एक्सपोर्ट नहीं किया करते थे, लेकिन अब जापान ने ये करने की भी शुरुआत कर दी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज अब जो जापान के फ्रेंडली नेशंस होंगे
उनके पास में जापान के जो लीथल वेपन्स हैं वो मिलेंगे और जापान को भी मदद मिलेगी। जापान की जो मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं उनका यूटिलाइजेशन करके बाकी जो जापान की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो चाइना, वो रशिया की कैपेबिलिटीज़ को मैच कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली जापान अप्रूव्ड अ शिपमेंट ऑफ जापानीज मेड पेट्रियोट मिसाइल टू द यूएस। अब तक तो लीथल वेपन्स पे बैन ही लगाया हुआ था, खुद नहीं जापान ने एक्सपोर्ट करता ही नहीं था, लेकिन अब जापान ने यूएस को अपना पेट्रियोट मिसाइल जो है उसको बेचा है। और चौथा रीजन, जापान एंड यूएस आर इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग द कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क गवर्निंग देयर डिफेंस फोर्सेस। अब तक क्या होता था कि यूएस का जो मिलिट्री बेसिस हैं वो जापान में है, वो ओकिनावा आइलैंड में है, लेकिन उनका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो हवाई में लोकेटेड हुआ करता था, जो कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का हेडक्वार्टर है। लेकिन अब जापान और यूएस जो है वो दोनों मिलके जॉइंट ऑपरेशन कमांड सेटअप करेंगे इन दी जापान ओनली। मतलब जहां पे मिलिट्री बेसिस होंगे वहीं पे कमांड स्ट्रक्चर को भी स्टेब्लिश किया जाएगा। बेसिकली जापान ने क्या स्टेप्स लिए हैं, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट 2027 तक किशिडा ये कह रहे हैं कि वो लगभग 10 ट्रिलियन येन खर्च करेंगे एज डिफेंस एक्सपेंडिचर एनुअली। और अगर जापान ऐसा करता है तो जापान वुड बी द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर आफ्टर यूएस एंड चाइना। जापान ने अब क्रूज मिसाइल्स वगैरह खरीदना शुरू कर दिया है। रिसेंटली यूएस से उन्होंने परचेज भी किया है क्रूज मिसाइल को, जिसमें कैपेबिलिटी है चाइना और नॉर्थ कोरिया को हिट करने की। तीसरा, कल तक जापान जो है वो लीथल वेपन्स का एक्सपोर्ट नहीं करता था इवन टू दी फ्रेंडली कंट्रीज, लेकिन अब जापान ने लीथल वेपन्स का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है टू दी फ्रेंडली कंट्रीज। जापान और यूएस जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस के कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क को रिवाइज करने के तरफ भी मूव कर रहे हैं। जैसे अब तक जो यूएस ऑपरेटेड मिलिट्री बेस थे वो लोकेटेड थे जापान में, ओकिनावा आइलैंड में, लेकिन उनका कमांड स्ट्रक्चर कहाँ पे था, हवाई में था। अब बेसिकली ये लोग क्या करने वाले हैं, ये जापान में ही जॉइंट ऑपरेशंस कमांड को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। अच्छा, अब सवाल ये भी आता है कि रिसेंट टाइम्स में जापान की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिले। और एक तो ये है कि जापान ने बड़ा कॉन्स्टेंटली ये कोशिश करी है कि साउथ कोरिया के साथ में उसका जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाए। बेसिकली 1910 से लेके 1945 के बीच में जापान ने कोरियन पेनिनसुला को अटैक किया था और उसके चलते कुछ डिस्प्यूट रहा इनके बीच में, लेकिन कॉन्स्टेंटली जापान ने कोशिश करी है कि साउथ कोरिया के साथ में उसके रिश्ते अच्छे रहें, मजबूत रहें। और इसकी वजह से रीजनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन बेटर रहा है और यूएस के लिए भी इजी हो गया है रीजनल सिक्योरिटी नेटवर्क को मेंटेन करना, बिकॉज यूएस के लिए साउथ कोरिया और जापान दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट अलाइज हैं। और दूसरा, अगर बहुत रिसेंटली बात करें तो जापान ने बड़ा ओपनली और बड़ा स्ट्रांगली यूक्रेन को सपोर्ट किया है अगेंस्ट दी रशिया। इनफैक्ट जापान ने यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन के लिए एड भी प्रोवाइड की है, कुछ वेपन्स भी प्रोवाइड किए हैं। और किशिडा ये कहते हैं कि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो यूक्रेन कुड बी द फ्यूचर ऑफ द एशिया, कि कल को एशिया की बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी वही होगा जो यूक्रेन के साथ में हो रहा है। तो डिप्लोमेटिकली भी जापान की स्ट्रेटेजी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सवाल बड़ा ये है, विल द पुश लास्ट? ये जो चेंजेस जापान करने की कोशिश कर रहा है क्या ये लास्ट करेंगे? और बेहद इंपॉर्टेंट, इंडिया की पोजीशन क्या है इस सब को लेके? ये तो अपने को पता ही है कि बड़े लंबे चौड़े टाइम तक जापान ने फॉलो करी है पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म, जहाँ जापान अपनी कोई मिलिट्री मेंटेन कर ही नहीं रहा था। लेकिन अब रीजनल सिक्योरिटी कैलकुलस कुछ इस तरीके से बदल रहा है कि जापान को पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा, मिलिट्रीली मोर केपेबल होना पड़ेगा। ये इनएविटेबल है, जापान को करना ही करना पड़ेगा। बात अगर हमारी की जाए, इंडिया की जाए, तो न्यू दिल्ली हैज़ नॉट इशूड अ फॉर्मल रिएक्शन टू द रीसेंट चेंजेस इन द जापान्स पॉलिसी। न्यू दिल्ली ने कोई फॉर्मल स्टेटमेंट तो इशू नहीं किया है इन चेंजेस को लेके, लेकिन अपने को पता है कि इंडिया और जापान के बीच में हिस्टोरिकली टाइज बहुत अच्छे रहे। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के लिए मदद ली थी जापान की, अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। और इंडिया और जापान के बीच में हर फ्रंट पे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे और एक पोटेंशियल है कि इंडिया और जापान जो है वो मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। देयर इज अ स्कोप फॉर न्यू दिल्ली एंड टोक्यो टू डिस्कस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। इंडिया और जापान अब एक नए फ्रंट पे भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, मिलिट्री फ्रंट पे भी एक दूसरे के साथ में अपने कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, खुद को इंगेज कर सकते हैं।
इनफैक्ट इंडिया तो चाहता ही है मल्टीपोलर एशिया क्रिएट हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो। इंडिया में क्यों एक चाइना बेहद पावरफुल फोर्स की तरह से एग्जिस्ट करे? क्यों ना दो चार पावर्स पावरफुल हों और एक दूसरे के साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करके एग्जिस्ट करें। तो इंडिया चाहता है मल्टीपोलर एशिया क्रिएट करना, और इंडिया का ये जो विजन है, इंडिया के लिए जो फायदे की चीज़ है, उसमें जापान का खुद को मिलिट्रीली स्ट्रांग करना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। और इसके साथ अपनी आज की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।